नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना तो फैला ही और अब हिंसा भी जोर शोर से फैली हुई है। यहां पर अहंकार की लड़ाई है। बाराबंकी में हैंड ग्रेनेड चले, जिसमें हमले में 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। और सिर्फ बाराबंकी की बात नहीं है, अलग अलग जगहों का यही हाल है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें श्रावस्ती की भी। श्रावस्ती में हारे हुए प्रधान पद के उम्मीदवार के खेत में जीते हुए प्रधान की बकरी चली गई। बकरी की ये मजाल, फिर क्या था, दोनों परिवार भिड़ गए, लाठी डंडे चले, 5 लोग घायल हुए और बकरी के खेत में जाने ने एक की जान भी ली। इसके अलावा मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में उम्मीदवार के सर्टिफिकेट में धांधली के आरोप में पुलिस चौकी में बलवाइयों ने आग तक लगा डाली। और ये सब तब हो रहा है जब चुनाव के बाद राज्य कोरोना से बदहाल है। बेशुमार लोगों की अलग अलग गांव में सांस फूलने की वजह से मौतें हुई हैं, लेकिन टेस्टिंग नदारद है तो पता नहीं कि कारण कोविड था या नहीं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मेरठ के कीकड़ी गांव पहुंचे, जहां जांच करवाने पर पता चला है कि तकरीबन आधे लोग कोरोना से पीड़ित थे। हम इस वक्त मेरठ के ईकड़ी गांव में हैं और इस गांव की आप दीवारों को देखेंगे तो आपको वो पोस्टर्स प्रचार वाले नजर आएंगे जो यहाँ के पंचायत चुनाव में लगा करके प्रचार किया गया है। जाहिर सी बात है, जब चुनाव कराए जाएंगे तो चुनाव प्रचार भी होगा, प्रत्याशी भी खड़े होंगे, भीड़ भी होगी, वोटिंग कराई जाएगी, काउंटिंग होगी तो काउंटिंग सेंटर्स पे भी भीड़ होगी। और उस भीड़ के चलते उत्तर प्रदेश के तमाम गांव में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। इस गांव में पिछले एक हफ्ते में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई और इन 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। सोचिए, काफ़ी लोग हैं जिनकी टेस्टिंग ही नहीं हो पाई है। और हमारे साथ यहाँ पर ज़िला पंचायत सदस्य हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे और ये बता रहे हैं कि लगभग यहाँ पर 2 दिन पहले कोरोना की जांच की व्यवस्था की गई थी, एंटीजन की, वो भी 40 एंटीजन टेस्ट किए गए, जिसमें 21 गाँव वाले कोरोना पॉजिटिव निकले। यानी जो पॉजिटिविटी रेशियो है इस गाँव में वो 50%। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिकेत भारद्वाज है। अनिकेत, आप जिला पंचायत सदस्य हैं? जी बिल्कुल। ये बताइए, आपके गांव में क्या हाल है अभी इस वक्त? सर, गांव में हाल बड़े गंभीर हैं। यहाँ पर अभी 40 टेस्ट कराए गए थे एंटीजन और उसमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। और सर, आश्चर्यजनक बात ये है कि अगर उन लोगों से हम डिमांड करते हैं कि आप RT-PCR करिए और आगे लोगों का भी टेस्ट करिए, जब इतना बड़ा विस्फोटक स्थिति यहाँ गाँव में बनी हुई है, पर उन लोगों के पास किट ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। सरकार टेस्ट ही नहीं करा पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है। अभी आप पंचायत चुनाव का एग्जाम्पल लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मसला गया और वहाँ पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग टोटल जितनी भी गाइडलाइंस है सब फॉलो करेंगे और हम काउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से कराएंगे। पर काउंटिंग की आप फोटेज निकलवा के देख सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था कि सारी काउंटिंग सेंटर्स की फोटेज रहनी चाहिए। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। 2-2.5 दिन लगातार काउंटिंग चली है। वहाँ कोई मास्क तो लोग पहने थे, पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही थी। आपके गांव में इस वक्त लगभग 40 टेस्ट कराए तो उसमें 21 लोग पॉजिटिव निकले, यानी आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित हैं, वो दर है, पॉजिटिविटी रेशियो है। तो क्या सरकार ने इनको कोई दवाई मुहैया कराई है, पैरासीटामोल तक दी है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं दिया है। कल भी जब मैं आया था तो ब्लॉक स्टाफ जो यहाँ पे था, जो आंगनवाड़ी के वर्कर यहाँ पे देहात में घूम रहे थे, उनके पास कोई दवाई नहीं थी। उन्होंने मेरे थ्रू ही जो दवाई मैं लेके आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। 21 लोग जो इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं वो घर पे क्वारंटीन किया है, कुछ को अस्पताल में? नहीं, अभी तक वो घर पे ही क्वारंटीन है। अगर उनकी सिचुएशन बिगड़ती है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। कैसे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? देखिए, हेल्थ वर्कर्स की भी गलती नहीं है। जब सरकार प्रोवाइड नहीं कराएगी उन्हें किट वगैरह ये सब कुछ चीज़ें, तो वो क्या करेंगे बताइए। तो आप देखिए, आपने सुना इन लोगों को, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये एक आधिकारिक पोस्ट है जो कि तमाम गांव को रिप्रेजेंट करती है और ये बता रहे हैं कि इस गांव में बड़ी मुश्किल से 40 टेस्ट करवाए इन्होंने एंटीजन, उसमें 21 लोग पॉजिटिव निकले। यानी जो पॉजिटिविटी रेट है वो ऑलमोस्ट 50% का है। और उसके बाद भी जो मरीज जिनको क्वारंटीन किया यहाँ पर, उनको सरकार की तरफ से घर पर आकर के एक पैरासीटामोल की टैबलेट तक नहीं दी गई है। सोचिए कि ये गांव जो है उत्तर प्रदेश में वो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव कराए गए और उन पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही वहां पर किसी भी तरीके का कोरोना के कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो कराए गए या किए गए।
अब जब वो रिजल्ट्स आ चुके हैं तो अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो सोचिए सरकार की प्राथमिकता क्या है। सरकार की प्राथमिकता क्या पंचायत चुनाव कराने थे या फिर लोगों की जान बचानी थी। सहयोगी अशोक महाले के साथ मेरठ के एक गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के गांवों का ये हाल है, बावजूद इसके हिंसा जो है वो भी चल रही है और लोगों की भीड़ भाड़ को लेकर अब कुछ सख्ती हुई है। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर कोर्ट ने कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी ही चाहिए। ये कैसे सुनिश्चित हो कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो, ये सरकार को देखना है। लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। इसके पहले अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन का बफर स्टॉक होना चाहिए, यानी कि ये संकट फिर ना खड़ा हो। उसके बाद आज पहली बार दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें रोज इतनी सप्लाई को सुनिश्चित करना होगा। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। तो ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। ये सुनिश्चित करना है कि हर दिन कम से कम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिले। और वैसे संकट एम्बुलेंस का भी है। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस मरीजों से मनमानी कीमत ले रहे हैं और सरकार ने अधिकतम चार्ज पर अब कैप लगाया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और उसके बाद 100 रुपए प्रति किलोमीटर चार्ज लिया जा सकेगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपए लेगी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए। इनमें ऑक्सीजन, पीपीई किट, ड्राइवर और डॉक्टर के साथ तमाम खर्चे शामिल हैं और आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। उधर गुरुग्राम में भी ये संकट बना हुआ है। तो संकट गुरुग्राम में भी है। यहां पर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने हड़ताल कर दी है क्योंकि वो इस वक्त मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसलिए सरकार का जो तय किया हुआ किराया है वो उन्हें कम लग रहा है, क्योंकि यहां पर सरकार ने यह तय किया है कि 3 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपए और 25 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से चार्ज करना होगा। 3 से 7 किलोमीटर के लिए 750 रुपए और 25 रुपए प्रति किलोमीटर। 7 किलोमीटर के बाद 1000 रुपए 25 रुपए प्रति किलोमीटर तय किए गए हैं। अब ये प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को मंजूर नहीं है। और इन तमाम संकटों के बीच सबसे बड़ा संकट डॉक्टरों को लेकर भी है, जो लगातार 1-1.5 साल से इस महामारी से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि लगातार काम करते करते जो डॉक्टर्स हैं वो भी थके, उन्हें न ठीक से रेस्ट मिल पाता है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे लगातार वो ड्यूटी कर रहे हैं। और इसलिए ये बात हुई थी कि अब जो है डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए एमबीबीएस छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल करने का फैसला हुआ और इसको लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। छात्रों का ये कहना है, कई छात्रों का कई जगह पर, कि इस काम के लिए उन्हें जो इंसेंटिव मिल रहा है, उन्हें जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम हैं। लेकिन बहुत सारे इंटर्न खुश भले ना हो, पर कई छात्र जो हैं, खास करके फाइनल ईयर के बहुत सारे छात्र, वो काम करने के लिए तैयार हैं और ये हाई रिस्क जॉब है, लेकिन उनका कहना है कि संकट की घड़ी में ये उनका फर्ज है और वो उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार उनका ध्यान रखेगी। ऐसी एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं पूर्वा चिटनिस की। कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को शामिल करने के हिमाचल प्रदेश के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। एक शिकायत ये है, इसके लिए जो प्रोत्साहन की रकम है वो इतनी जोखिम का काम करते हुए काफी कम है। आदेश के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के कोविड वार्ड में काम करने वालों को, एमबीबीएस के 4-5वें साल के छात्रों, अनुबंध पर रखे गए डॉक्टर और सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स को 3000 रुपए महीने का इंसेंटिव मिलेगा। नर्सिंग के छात्रों, कॉन्ट्रैक्ट वाले लैब स्टाफ और जेएनएम के 3रे साल के छात्रों को 1500 रुपए महीना मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल एसोसिएशन को लगता है
कि काम जितना सख्त है, मुआवजा उसके मुकाबले काफी कम है। MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, हमारी जो BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स, ये सब अगर इनको इस तरह डेली वेजर से भी कम इंसेंटिव पे आप रखेंगे और वो भी आप कोविड बिल्कुल फ्रंट लाइन पे उनको तैनात कर देंगे गोली खाने के लिए, तो अगर आप उनको इतना कम इंसेंटिव देंगे तो ये बिल्कुल अमानवीय है। और दूसरी रही डॉक्टरों की बात, डॉक्टरों ने कभी इंसेंटिव नहीं माना, और जब आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप दूसरे प्रदेशों को देख लीजिए। अगर आप 8 घंटे PPE किट पहन के काम कर रहे हो तो आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, और मुझे लगता है 100 रुपए 8 घंटों के लिए कम है। इस फैसले की चौतरफा आलोचना के बाद हिमाचल सरकार ने ये अधिसूचना ठंडे बस्ते में डाल दी है। लेकिन महाराष्ट्र में नागपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र हड़ताल पर है। उनका कहना है कि उनको क्वारंटीन के कायदे की सुविधा नहीं मिल रही है और ना ही स्टाइपेंड। फर्स्ट वेव के दौरान मुंबई में जो इंटर्न्स थे उनको 50,000 जो कोविड अलाउंस, कोविड के लिए मानधन भत्ता जो दिया गया था, वो महाराष्ट्र के पूरे जो इंटर्न्स है उन सभी को दिया जाए। डॉक्टर प्रमोद खोत BMC के साइन मेडिकल कॉलेज में इंटर्न हैं। वो कहते हैं उनको बीते साल नियमित मिलने वाले 11,000 रुपए के साथ 39,000 रुपए मिले थे और रुकने की सुविधा भी मिली थी। सभी इंटर्न्स के थ्रू रिक्वेस्ट है कि इस साल मिलेगा तो वो थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा और बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा मोटिवेशन रहेगा काम करने के लिए। एवरीवन इज इंटरेस्टेड फॉर ड्यूटी। लेकिन मुंबई में BMC रन मेडिकल कॉलेजेस में कोविड ड्यूटी जो फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए एक वॉलंटरी वर्क है और उसके लिए उन्हें अच्छा खासा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। लेकिन BMC के मेडिकल कॉलेज में कोविड ड्यूटी स्वैच्छिक है। अभी तक जो वॉलंटरी किया गया है कुछ उसमें टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडेड है, तो टेलीकम्युनिकेशन होने के कारण इतना ऐसा डर का कुछ ये नहीं है उसमें, तो अच्छे से कर सकते हैं। इंटर्न शायद मुआवजे पर खुश ना हो, लेकिन फाइनल ईयर के बहुत सारे छात्र काम करने को तैयार है। ये हाई रिस्क जॉब है, लेकिन उनका कहना है कि संकट की घड़ी में ये उनका फर्ज है और वो बस उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर, मुंबई से पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी गजाली और पूर्वा की, और ऐसे हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं जो डॉक्टर्स हैं और जो इस कोविड ड्यूटी में लगे हैं। डॉक्टर नवनीत सिंधु हमारे साथ हैं, कोविड डॉक्टर, और साथ साथ डॉक्टर अमोघ जवार हैं, फेलोशिप नेशनल बोर्ड इंडियन स्पाइनल इंजरीज। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर M यूसुफ, और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर हैं निरंकारी कोविड सेंटर बुराड़ी में। बहुत स्वागत है आप तीनों का। लगातार काम में आप लोग भी अब जुटे हुए हैं, और ये कोविड मरीजों की देखभाल का काम जो है वो आपने जो शुरू किया है, तो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों को जब ये ड्यूटी में लगे तो किस तरह का आपका तजुर्बा रहा है। एक एक करके हम आपसे सुनना चाहते हैं किस तरह का दबाव है। डॉक्टर नवनीत सिंधु, मैं आपसे शुरुआत करूं तो आप बताएंगे कि कब से आप इस ड्यूटी में हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं आप लोग। और कई हमने इस रिपोर्ट में देखा लोगों को ये भी थोड़ी शिकायत है, उस पर हम आगे बात करेंगे कि इसके लिए जो इतना हाई रिस्क काम है उसके लिए आप लोगों को इंसेंटिव्स बहुत अच्छे भी नहीं मिल रहे हैं। जी, मैं पिछले 8 और 9 महीने से कोविड में काम कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वाली वेव और ये वाली वेव दोनों देखी हैं। तो देखिए, ये वाली वेव सबको पता है कि लास्ट वाली से ज्यादा फेटल है, ये काफी नुकसान कर रही है पुराने वाले के मुकाबले। जो इंसेंटिव की बात है वो तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, इंसेंटिव तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे। हिमाचल में अभी आपकी भी रिपोर्ट देख रहा था मैं, उसमें दिखा रहे थे कि 3,000 पर मंथ, जो कि एक नॉर्मल जो वर्कर होता है उससे भी कम है। तो वो एक थोड़ा सोचने वाली बात है। और वर्किंग का एक्सपीरियंस, वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है, और हम 8 to 9 आवर्स की शिफ्ट करते हैं, और कभी कभी नाइट ड्यूटीज वो 12 आवर्स की होती हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है चीजें। लेकिन ये हमारी जॉब है, ये हमें मैनेज करनी पड़ेगी जी। बट जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं वो उनको करनी चाहिए जी। अब डॉक्टर अमोघ, ये जो फैसला आया सरकार का, क्योंकि लगातार डॉक्टर्स इस काम में जुटे हुए हैं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए ये फैसला आया कि MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, इंटर्न्स भी हैं, सबको ड्यूटी में लगाया जाए, क्योंकि पेशेंट्स की संख्या इतनी बढ़ी है दूसरी वेव में। तो आप लोग कब से आपने ड्यूटी ज्वाइन की है, आप बताएंगे आपका तजुर्बा। तो देखिए, हम तो पिछले फर्स्ट वेव से और सेकंड वेव से, जैसे दूसरे डॉक्टर साहब ने बताया, ड्यूटी कर ही रहे हैं। बट द मूव टू कैंसिल नीट एंड जो फाइनल ईयर MBBS डॉक्टर्स या इंटर्न्स को इन्वॉल्व करने का है,
वो मेरे ख्याल से एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। एक तो मतलब दीज डॉक्टर्स आर वेरी यंग, 20, 21, 22 ईयर्स के एज में है, एंड कोविड संभालने में काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत के साथ साथ लाइफ में भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इंसेंटिव्स की बात करें तो इंसेंटिव्स की बात तो जाहिर है कि कम इंसेंटिव्स है, बट एटलीस्ट कोई डॉक्टर कोविड से अफेक्टेड हो जाता है तो उन्हें क्या गारंटी है कि उसी हॉस्पिटल में बेड मिले या वेंटिलेटर मिले या एटलीस्ट एचडीयू में एडमिशन मिले। कई रिपोर्ट आ रहे हैं दिल्ली जैसे हॉस्पिटल्स में कि खुद डॉक्टर्स कोविड से अफेक्ट होने के बाद भी उन्हें खुद बेड नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे वो खुद सर्व कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव्स लाइफ सिक्योरिटी के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इफ वन ऑफ अस गेट अफेक्टेड, व्हाट अबाउट आवर फैमिलीज, हमारे फैमिलीज को कोई सिक्योरिटी है या हमें कोई सिक्योरिटी है। इसी पे जैसे देयर इज नो 100% एश्योरेंस कि तुम्हें भी हॉस्पिटल में बेड मिलेगा या तुम्हें भी वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी तो वेंटिलेटर की सुविधा दी जाएगी। सो इसी कारण मन में घबराहट हर रेसिडेंट डॉक्टर में है और हर कोई कोविड वॉरियर में है जो फ्रंटलाइन में काम कर रहे हैं, नॉट ओनली द डॉक्टर्स बट ऑल्सो द नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमतरता और बेड की कमतरता जनरल पब्लिक के साथ साथ जो फ्रंटलाइन पे काम कर रहे हैं उन्हें भी महसूस हो रही है, क्योंकि वो 24/7 वहां पे काम करने के बावजूद उन्हें खुद के हॉस्पिटल में भी बेड अश्योरेंस का कोई 100% गारंटी नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल। एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स वो काफी यंग है, उनके पेरेंट्स काफी कंसर्न रहते हैं और जैसे नीट पीजी पोस्टपोन हो चुकी है उसी की वजह से भी अभी मैंडेटरी उन्हें 100 डेज का काम करने के लिए बोला है। अभी इनमें से कोई डॉक्टर वैक्सीनेटेड है नहीं है इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। बिना वैक्सीनेशन के इन्हें कैसे काम पे लगाया जाए, इन्हें कितना रिस्क है, इनके फैमिलीज को कितना रिस्क है, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी सोचना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं इससे हैं जैसा आप बता रहे हैं, ये इन सब पर हम चर्चा करेंगे कि बहुत बड़े सवाल है ये कि वो डॉक्टर्स जो काम पे जुटे हुए हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, अस्पताल में काम करते समय वो अपने आप को इतना एक्सपोज करते हैं, वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, उनके परिवार का ध्यान, खुद वो डॉक्टर्स, उनको अस्पतालों में जगह मिल सकती है कि नहीं। डॉक्टर एम यूसुफ हमारे साथ हैं, आप शायद अस्पताल में ही हैं अभी, आप बताएंगे कि ये जो एमबीबीएस छात्र, ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, आप जिस मेडिकल सेंटर में काम कर रहे हैं, निरंकारी कोविड सेंटर में, वहां पर भी ऐसे लोगों को अब शामिल किया गया है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इसकी जरूरत थी, लोड बहुत है डॉक्टरों पर, अब ये जो यंग एमबीबीएस स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, वो भी इस पर शामिल हुए हैं, उससे किस तरह का फर्क पड़ा है? और जैसा बता रहे थे अभी आपके एक डॉक्टर, हमारे दूसरे पैनलिस्ट के, एक्सपीरियंस की भी बहुत जरूरत होती है, तो ये जो एक्सपीरियंस की कमी है ये शंका पैदा करती होगी पेशेंट्स में भी। आप बोल रहे हैं पर मेडिकल फील्ड से है, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि सर्विस अपने पब्लिक को दे। अगर यही सर्विस हमारी पॉपुलेशन को, इंडियन पॉपुलेशन को देसी तरीके से दे पाए तो हम किसी को बचाने में काम आए। डॉक्टर यूसुफ, मैं आपको 1 मिनट के बीच में टोक रही हूँ इसलिए कि या तो आप थोड़े ऊंचा बोलें क्योंकि आपने मास्क लगाया हुआ है, जाहिर मैं समझ सकती हूँ कि आप काम पे होंगे और मास्क हटाना शायद आपके लिए संभव नहीं होगा, तो अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलें क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं कह रहा था मैडम, अभी हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी सर्विस दें, हम मेडिकल डॉक्टर से, ना कि आम पब्लिक से। तो हमारा काम यही बनता है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या आफ्टर एमबीबीएस हो, तो हमारा काम बनता है कि हम अपनी सर्विस 100% दें उनको। तो आपके यहाँ पे इस मेडिकल सेंटर में भी इस तरह के लोगों को इंक्लूड किया गया है? कितनी संख्या उनसे बढ़ी और जो डॉक्टर्स पे लोड है वो कुछ कम हुआ है इससे? डॉक्टर्स पे लोड्स तो कम नहीं हुआ मैडम, क्योंकि हमारे पेशेंट्स डे बाय डे बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं, लोड्स और भी बढ़ता जा रहा है, पर इंक्रीज ऑफ डॉक्टर्स हम और चाहते हैं इसमें। तो आपके यहाँ सेंटर, जिस सेंटर में आप काम कर रहे हैं, वहां पर कितने इस तरह के, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो फैसला लिया गया उसके बाद इन तमाम जगहों पे एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, तो जो युवा डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए हैं उनकी क्या संख्या होगी आपके यहाँ पे?
हम 50 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इसके, और हमारे नर्सिंग स्टाफ्स भी हैं इसमें इंक्लूडेड सारे, और नर्सिंग स्टाफ्स तो हमारे 80s के अराउंड हैं यहाँ पर अभी जो वर्क कर रहे हैं। और ये सब क्या और, आप और फाइनल पेशेंट्स का भी हमारे यहाँ रेशियो बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू डॉक्टर। तो ये आप तमाम लोग या जो नर्सिंग स्टाफ और जिनकी आपने बात की, जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी अभी ट्रेनिंग के दौरान है? ये जो एस्टैब्लिश जो पहले से नर्स हैं वो अलग है, जो नए लोग शामिल हुए हैं, जो नए डॉक्टर्स, नई नर्सेज जो ट्रेनिंग में हो, अभी जो फाइनल ईयर में हो, वैसे लोग? मैम वैसे लोग तो हम मान सकते हैं 50% नर्सिंग स्टाफ हमारे ऐसे जो फाइनल ईयर्स में हैं उनको हमें रिक्रूट करना पड़ा है अभी, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ थे और शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स थे। जो फाइनल ईयर के डॉक्टर्स को भी और जो इंटर्न हैं डॉक्टर्स उनको भी रिक्रूट करना पड़ा इस कारण से। हाँ, तो वैसे जो रिक्रूटमेंट हुई है डॉक्टर नवनीत सिंधु, वो आपके यहाँ पे भी हुई होगी, और आपने कब से बताया कि पिछले साल भी आप ये ड्यूटी में लगे हुए थे, और बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स आए होंगे फाइनल ईयर के या जो इंटर्न्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिन्होंने पिछले साल भी काम किया था और इस साल अभी ये 100 दिन के लिए मैंडेटरी किया गया है। तो कितनी संख्या बढ़ी है ऐसे लोगों की अभी? देखिए मैम, अभी इन डॉक्टर्स की जो हमें फाइनल ईयर में जो सिखाया जाता है वही हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है। और लास्ट के आप 1 साल या फिर उससे भी थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं कि जो वो क्लिनिकल पीरियड था, जिस टाइम में उन्हें सिखाया जाना था, वो नहीं सीख पाए। वो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो नॉर्मल चीजें नहीं हैंडल पाए। अब अगर आप उन्हें डायरेक्ट कोविड में डाल दोगे तो वो चीज सेफ नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखना था अभी। जी, और हमारे जो अभी आ रहे हैं, जो यंग स्टूडेंट आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, उन्हें टाइम लगेगा अभी। ऐसा नहीं है कि आप उनको आते ही सब कुछ चीजें दे देंगे। जी, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। जी, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप लोग जैसे आप हैं, तो आपने अपना अभी इस समय फाइनल ईयर MBBS आपने कब कंप्लीट किया, और आप भी सीधे ये काम करना आपने शुरू कर दिया या कैसे हुआ? नहीं मैम, मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने इंटर्न की, उसके बाद फिर मैं कुछ 2-3 महीने मैंने नॉन कोविड में काम किया, उसके बाद फिर हम कोविड में तो ये पिछले साल किया आपने? जी, मैंने 19 में पास आउट था मैं। जी, तो उसके बाद भी आप फिर सीधे कोविड के दौरान, मतलब शुरुआत आपकी पूरी ट्रेनिंग जो है इस दौरान रही इसमें? जी, लेकिन मेरी मैम एक इंटर्न कंप्लीट हुई थी, मेरे फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ था, तो मेरे को वो एक्सपोजर मिल चुका था। और अभी जो लोग आ रहे हैं उनको ये एक्सपोजर अब नहीं मिल पाया है और शायद सीधे इसमें आ गए हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं है ये? जी, तो क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह कैसे, इनको कौन बताता है? आप लोग गाइड करते हैं इन लोगों को? क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, वो जब आ रहे हैं उनको अभी कोई तजुर्बा नहीं है सीधे काम करने का, तो जाहिर है कि इनके साथ सीनियर डॉक्टर्स होते होंगे जो माइल्ड पेशेंट्स केसेस हैं उनको ये देखते हैं, और उनके साथ लोग अटैच्ड होंगे, सीनियर्स। जी, वही काम है ना मैम। अगर आप कोई डॉक्टर आएगा या कोई भी नर्सिंग स्टाफ आएगा तो उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना वो चीज कोप अप करने में। बिल्कुल, तो वो सिखाना पड़ेगा मैम उन्हें पहले, उसके बाद वो चीजें हैंडल कर पाएंगे। तो डॉक्टर अमोघ, ऐसे में जाहिर है कि उन डॉक्टर्स के ऊपर लोड नहीं छोड़ा जा सकता। ये जो फैसला है वो कितना राहत दे सकता है? जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं पहले से, आप लोगों को कम से कम तजुर्बा है थोड़ा पहले, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर नवनीत सिंधु के, उन्होंने 2019 में ये पास किया, उसके इंटर्नशिप की, फिर थोड़ा काम किया, लेकिन कोविड के दौरान इतना तजुर्बा हुआ। इस बार की लहर जो है वो बहुत ज़्यादा भयावह, बहुत ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाली है। तो नए जो लोग रिक्रूट किए जा रहे हैं उनसे कितना आप लोगों को लगता है कि वर्कलोड कम हो पा रहा है? इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? तो वर्कलोड, आई थिंक कोविड में काम करते हुए हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि अलग अलग क्राइटेरियाज को डिवाइड करके उन्हें उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। कोविड इज अ वेरी न्यू थिंग, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी। हमारे कोई करिकुलम में कोविड के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं था, ना कि हमें उसे ट्रेनिंग मिली थी, ना कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में कोविड मेंशन्ड है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जब कोई नई डिजीज आती है और वो इतनी बड़ी मात्रा में आती है कि पूरे देश को, ना ही पूरे देश को, पूरी दुनिया को अफेक्ट करे, तो एक्सपीरियंस के मामलों में जो भी कोविड में काम करेगा, यू कैन से मैक्सिमम उनको 1 ही साल का एक्सपीरियंस है। एंड
भले ही 1 साल का एक्सपीरियंस हो, इस बार की जो वेव है वो पिछले साल से काफी अलग है। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, हर पेशेंट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज वन ट्रीटमेंट प्लान फॉर ऑल द पेशेंट्स। एक ट्रीटमेंट प्लान पे आधे पेशेंट एक तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, आधे पेशेंट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो एक्सपीरियंस की कमी ना ही जूनियर डॉक्टर्स को है, बट आई वुड से कि सीनियर डॉक्टर्स को भी है, क्योंकि ये डिजीज सभी के लिए एक चैलेंजिंग डिजीज है। तो एवरी डे कोई ना कोई नई ट्रीटमेंट हमारे मेडिकल जर्नल्स में आती है, कोई ना कोई नई पेशेंट हमारे लिए चैलेंज बन जाता है, कोई नई ट्रीटमेंट कई पेशेंट्स में सफल हो जाती है, और वही सफलता हम जब बाकी पेशेंट्स में ट्राई करने जाए तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होती। तो जब हमारे लेवल पे ही हमें इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एमबीबीएस और इंटर्न डॉक्टर्स के लिए ये चैलेंज काफी बढ़ जाएगा, और उन्हें इन चीजों की जानकारी न होते हुए सीधा फ्रंट लाइन में एज अ कोविड वॉरियर पोस्ट करने पे ये काफी रिस्की है, ना ही उनके खुद के लिए, उनके फैमिलीज के लिए, बट काफी पेशेंट्स के लिए भी। आपको लगता क्योंकि है कि ये पेशेंट्स ठीक में फैसला, और रिलेटिव्स में, आपको लगता है ये ठीक फैसला नहीं है कि सीधे एक तो जानकारी कम इस बीमारी के बारे में और उनको सीधे आप कोविड वॉरियर के तौर पर कोविड वार्ड में लॉन्च कर दें? एग्जैक्टली कुछ ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए एटलीस्ट, कि उन्हें सेंसिटाइज किया जाए कि कौन से तरीके के पेशेंट्स आ सकते हैं, तुम्हें कैसे हैंडल करना है, और नॉट एवरी पेशेंट इज द सेम। तो इफ ये ट्राइज का जो पूरा सीन है, हम उन्हें प्रॉपरली सेंसिटाइज करके ट्रेन कर सके और उन्हें फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन, और ये मरीजों के लिए भी शायद, मरीजों पे भी वो विश्वास नहीं जग पाता होगा अगर उन्हें पता चले कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको तजुर्बा नहीं है और वो सीधे सीधे अभी उतर के यहाँ पर कोविड वार्ड में आ गए हैं। इंटर्नशिप उनकी भी गलती नहीं है, ना उन्हें ट्रेनिंग मिली है, ना कुछ ज़्यादा तजुर्बा है, खास करके ऐसी बीमारी जिसके बारे में, जैसा आपने सही कहा कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके पास भी तजुर्बा कम है और कोई जानकारी खास है नहीं कि क्या फॉलो करना है। एक डॉक्टर यूसुफ, इस बात को लेकर कि क्या उसके लिए, चूंकि लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, बड़ा हाई रिस्क जॉब है, इतने हाई प्रेशर जॉब है और नए लोग भी काम कर रहे हैं, पर जो उनको उसके लिए इंसेंटिव मिल रही है वो बहुत कम है और उसको लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज हैं कि ये बहुत कम है। आप क्या मानते हैं? मैडम, इंसेंटिव तो कम है पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी भी है, हमें अपना ड्यूटी देनी है इस गवर्नमेंट, इस हमारी इंडियन पॉपुलेशंस को। अगर हम नहीं देंगे तो कौन देगा इसमें? पर कोई ऐसी गारंटी भी नहीं है डॉक्टर्स के लिए कि उनको भी कोई तरह की सुरक्षा मिलेगी, परिवार को मिलेगी। डॉक्टर नवनीत, जिस तरह डॉक्टर्स की कोई गारंटी नहीं है उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, उनके लिए भी, और उसके बाद जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय है, और दूसरे की इसके लिए जो उन्हें दिया जा रहा है इंसेंटिव वो भी बहुत कम है। डॉक्टर नवनीत जी, देखिए ये अकेला इंसेंटिव की बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जैसे अभी नीट जो एग्जाम हुआ हमारा, पोस्टपोन्ड हुआ है, वो बहुत एक खराब चीज है, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 लाख डॉक्टर ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे घर बैठ के बिल्कुल जी। अब अगर नीट को अगर आप 4 महीने एक्सटेंड कर दोगे तो वो कोई भी इतना रिस्क नहीं लेगा कि वो अपनी 1-1.5 साल की तैयारी को छोड़ के अगले सिर्फ 4 महीने के लिए जॉब करेगा जी। क्योंकि जितना आप 1 साल में पढ़ रहे हैं वो आप लास्ट के 1 महीने में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस पर भी आप कह रहे हैं कि ये भी एक समस्या है कि एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है और उसके बाद ये लोग सीधे काम पर आ गए हैं, तो कई तरह की समस्याएं इस फैसले को लेकर हैं। अब ट्रेनिंग की कमी है, जो इंसेंटिव मिल रहा है उसमें समस्या है, जो इंटर्नशिप करके लोग आए हैं, जो एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खुद समस्या है कि वो किस तरह से कोविड वार्ड में जो उतर आए हैं तो क्या उन्हें उसके लिए ट्रेनिंग मिली है। धन्यवाद आप तीनों का समय निकालने के लिए। तो प्राइम टाइम में इस समय हम एक ब्रेक ले रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह नहीं रहे, वो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के बेटे थे और पश्चिम उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति के सबसे बड़े नेता। उन्होंने संभावनाएं भी पैदा की, सवाल भी खड़े किए। उनका जाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े स्तंभ का जाना है। राजनीति के ये गलियारे चौधरी अजीत सिंह के लिए नहीं बने थे।
वो तो IIT खड़गपुर और इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़कर कंप्यूटर की दुनिया में रमे हुए थे, लेकिन बीमार पिता चौधरी चरण सिंह की पुकार टाल नहीं सके। फिर सियासत में आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री रहे पिता से मिली विरासत ने उनको हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद्दावर हैसियत दिलाई। हालांकि वो दल तोड़ते रहे, बदलते रहे, पुराने घरों में लौटते रहे, लेकिन एक जाट किसान नेता की अपनी छवि उन्होंने हमेशा बनाए रखी। वो 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए, कई सरकारों में मंत्री बने। वो VP सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रहे, नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य मंत्री बने, वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए और मनमोहन सिंह की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। 1996 में राष्ट्रीय जनता दल बनाने से पहले वो कांग्रेस में भी रहे। जाहिर है, गठबंधन राजनीति के युग में दल बदल के खेल को उन्होंने कायदे से साधा। खासकर यूपी की राजनीति में उनको नजरअंदाज करना नामुमकिन रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक खास तरह की, यूं तो पूरे प्रदेश में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी खास तरह की पहचान बनाई। उन्होंने उनसे जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति आसान नहीं है। वो तो उस परिवार के हैं जिनके पिताजी चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे और बहुत सारा परिवर्तन भी किया। तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति और किसानों के सही नेता अजीत सिंह थे। उनके जाने से बहुत ही बड़ा एक खालीपन रहेगा राजनीति में। 2 बार वो चुनाव हारे। आखिरी बार 2014 में मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान ने उनको शिकस्त दी। पार्टी और सियासत की विरासत इसके बाद उनके बेटे जयंत चौधरी ने संभाल ली। देश आज गम के माहौल में डूबा है, अपने किसान नेता को खोया है। भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और दुख की घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ है। अजीत सिंह मंडल, कमंडल और भूमंडल में उलझी भारतीय राजनीति को आकार देने वाले नेताओं में रहे। उनकी सीमाओं और संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल करते हुए और भारतीय लोकतंत्र को उसकी देहाती दुनिया से जोड़े रखते हुए। यह अनायास नहीं था कि वो दिल्ली की सरहदों पर चल रहे किसान आंदोलन के साथ थे। उनका जाना किसान राजनीति के एक स्तंभ का जाना है।